नमस्कार। हम लोग अक्सर बात करते थे कि हिंदू कब जागेगा, कब लोग सुधरेंगे, कब लोग सच्चाई को देखना शुरू करेंगे, कब लोग अपनी आंखों को खोलेंगे। अब लगता है जैसे वो समय आ चुका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आने वाले 10 मिनट में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने देखा कि किस तरीके से जो कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उसके बाद आउटरीच हुआ। लोगों ने इमेंस अमाउंट ऑफ सपोर्ट दिया कन्हैयालाल जी को। हालांकि कन्हैयालाल जी हमारे बीच नहीं है, बट उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए। हिंदूज एकजुट होना शुरू हो गए, यूनाइट होने लगे। और पूरे देश के अंदर हमने देखा कि एक एक करके किस तरीके से ये जो पोटेशियम ऑक्साइड से उनको बॉयकॉट करना शुरू हुआ, किस तरीके से पूरे देश के अंदर आर्थिक बहिष्कार शुरू हुआ। और ये जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। और इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज कुछ अच्छी खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ और इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और ये वीडियो, आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में कुछ न कुछ प्रसन्नता तो जरूर आएगी। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप मेरे सर के ऊपर तिलक नहीं देख रहे हो। उसका रीज़न ये है कि मैंने एसी ऑफ कर रखा है, फ़ैन भी ऑफ कर रखा है, क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा सही नहीं है, जुकाम हो चुका है। और उसके कारण मैं जब भी तिलक लगा रहा हूँ तो स्वेटिंग के कारण पूरा का पूरा तिलक बह जा रहा है। और ये जो स्वेटिंग है वो आपको मेरे फेस के ऊपर दिख भी रहा होगा। मैं फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकता हूँ क्योंकि जुकाम है, जुकाम और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक दिन के लिए प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। आज की जो वीडियो की क्वालिटी है थोड़ी सी लो रह सकती है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ था वो कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद हुआ था। उसके बाद एक्चुअली में हुआ ये कि अजमेर शरीफ के जो खादिम वगैरह थे, वहाँ के जो मुल्ले मौलवी थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम लोग हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करेंगे, उनसे कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हुई और इसका जो कॉल रिकॉर्डिंग था वो भी अवेलेबल था। सुनिए इस कॉल रिकॉर्डिंग को। दरगाह बाजार और नला बाजार के हिंदुओं ने शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, ताकि लोग इनसे 1 रुपए का भी धंधा ना करें। तो ये जो पोटेशियम ऑक्साइड से वो हमें क्या बाइकआउट करेंगे, वो हमारा आर्थिक बहिष्कार क्या करेंगे। हम लोगों ने उनका आर्थिक बहिष्कार किया। इनका जो रेवेन्यू आता था अजमेर शरीफ से उसमें 90% का लॉस हुआ। मतलब आपको समझ में आ रहा है 90% लॉस का मतलब? 90% लॉस का मतलब है कि अजमेर शरीफ के अंदर मुस्लिम्स नहीं, ज़्यादा हिंदूज आते थे। मतलब कि अगर 100 लोग अजमेर शरीफ को विजिट कर रहे हैं तो उसमें से 10 ही मुस्लिम्स हैं और 90 हिंदू हैं जो कि वहाँ जाते हैं। अब अजमेर शरीफ का ये जो दरगाह है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। एक अलग डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जो अजमेर शरीफ है इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। और इन सभी राज को छुपाने में हमारे अंदर के लोग ही मदद करते हैं, हमारे कराची वुड के लोग। कोई भी मूवी रिलीज हो उसके पहले ये लोग कहीं जाएं या ना जाएं, अजमेर शरीफ जरूर जाते हैं। चिल्ला रहे थे आर्थिक बहिष्कार के लिए ये लोग, और आर्थिक बहिष्कार जब हमने किया तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। ये बात सही है कि आज ईद का मौका है और हमेशा ईद उल अज़हा के दिन यहाँ पर पब्लिक की आवक काफ़ी ज़्यादा होती थी और बनिस्बत कुछ तक पुराने सालों के इस बार आवक कम रही। आवाम थोड़ी, ज़ायरीन थोड़े कम आ रहे हैं, टूरिस्ट थोड़े कम आ रहे हैं और उसका असर जाहिर सी बात है यहाँ का मार्केट और यहाँ की जो होटल व्यवसाय है वो पूरा आने वाले ज़ायरीनों पर डिपेंड है और उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। वजह मेरा मानना ये है कि जो पिछले 10-15-20 दिनों में जो माहौल गुजरा है, जो हालात रहे, जाहिर सी बात है आज की तारीख में हर आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, न्यूज़ सब जगह जाती, तो शायद हो सकता है उसका प्रभाव पड़ा हो और लोगों ने अवॉइड करा हो। क्योंकि जो उदयपुर का जघन्य अपराध, जिसको हम आतंकी घटना भी कह सकते हैं, ऐसी घटनाएं हुई तो लोगों में भय का माहौल शायद हो सकता हो गया और लोग अपने घरों से निकलना इग्नोर कर रहे हो। अभी ये कारण हो सकते हैं। अजमेर शरीफ के बारे में मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वहाँ के जो खादिम थे वो इन्वॉल्व थे, वहाँ के जो बच्चियाँ थी, वहाँ के जो हिंदू लड़कियाँ थी उनके साथ बलात्कार करने में। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए थे। वो हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार करते थे, फिर उनके फ़ोटोज़ खींचते थे और उन फोटोज़ को खींचने के बाद उनको ब्लैकमेल करते थे। उनको कहते थे कि तुम अपनी बहनों को बुला के लाओ, अपने फ्रेंड्स को बुला के लाओ, वरना तुम्हारे ये जो फ़ोटोज़ है वो हम लोग वायरल कर देंगे, हर जगह शेयर कर देंगे। और ये पूरा जो वाक़या था वो 1992 में हुआ था। फिर उसके बाद वो जो बच्चियाँ थी वो डर के मारे जब अपने रिलेटिव्स को लाती थी तो उनके साथ भी बलात्कार होता था, फिर उनके फ़ोटोज़ भी खींचे जाते थे। और ये जो पूरा का पूरा कड़ी था वो बनाया गया था और फिर वो जो फोटोज थे वो बाकी के पब्लिक में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो फोटोज जिनके जिनके हाथों में लगे उन सब लोगों ने हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल किया, फिर उनके साथ बलात्कार किया। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतने सालों में अभी तक जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिली है।
कितने सारे जो लड़कियां थी उन्होंने तो आत्महत्या कर लिया इन सब चीज़ से परेशान होके। बार बार उनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, बार बार उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, उतने सारे लोगों के बीच में वो सब चीज़ें पूछी जा रही है। इन सब से फेडअप होकर कई लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया। अब ये जो अजमेर शरीफ का दरगाह है, इसका जो एक खादिम है, खादिम मतलब जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि खादिम का मतलब होता है कि वहाँ का केयर टेकर। तो वहाँ का जो एक केयर टेकर था जिसका कि नाम गौहर चिश्ती है, वो कन्हैयालाल जी को मारने वाले के पास गया था मिलने, और जिस दिन वो उससे मिला था उसी दिन उसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो वीडियो आपने देखा, जिसमें वो वीडियो बना के कह रहा था कि मैं कन्हैयालाल को जल्द ही मार दूंगा और जब उसको मार दूंगा और वीडियो बना लूंगा तब ये जो वीडियो है वो रिलीज करूंगा। और ये जो गौहर चिश्ती है जो कि कन्हैयालाल जी के हत्यारों से मिलने गया था, उसने ही उन हत्यारों को कहा था कि तो तुम लोग उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करना और फिर उस वीडियो को रिलीज करना। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हो कि इनकी जो मानसिकता है वो कितनी सड़ी हुई है। मतलब आप इनकी बर्बरता को देखिए कि एक तो इन्होंने कन्हैयालाल जी को मारने का प्लान बनाया जिसकी की कोई गलती भी नहीं थी, और उनको मारने के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कहा और मारने के पहले भी वीडियो बनाया। अब इस तरीके के लोग हमारे देश के अंदर हैं और इन लोगों के बारे में हमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने समझाया था। जब वो जिंदा थे उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे देश को हमेशा 2.5 वार के लिए रेडी रहना चाहिए। 2.5 फ्रंट वार का मतलब होता है कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, और जो 0.5 वो लोग हैं जो हमारे देश के अंदर रहते हैं, हमारे देश के खाते हैं, लेकिन जो उनकी वफादारी है वो हमारे देश के लिए नहीं है। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। आई एम श्योर आप लोग हामिद अंसारी को ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने क्या किया था आपको पता है? ऐसे तो बहुत सारे कारनामे जो उन्होंने किए हैं, लेकिन ये कारनामा आपको जानना ज़रूरी है। जब वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे तो उस समय पर उन्होंने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को इंडिया इनवाइट किया, और उसके बाद वो जो जर्नलिस्ट था वो इंडिया आता है, हर चीज़ का नुमाइना करता है, हर तरफ देखता है, फैक्ट्स इकट्ठे करता है, प्रूफ इकट्ठा करता है और पाकिस्तान आर्मी को सब कुछ दे देता है। वो पाकिस्तान आर्मी के लिए जासूसी का काम कर रहा था, और यहाँ तक कि वो जो जर्नलिस्ट था वो कांग्रेस के रूलिंग पीरियड में बहुत बार इंडिया को विजिट भी कर चुका है। देखिए इस वीडियो में। हमें बुलाया गया है जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस पर ये हमने, मैं इसमें कहता हूँ कि ये ठीक है आपकी बात कि हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि मुगल हैं, हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं, और वहाँ की जो इंडिया के जो नफ्सियात है, उनका जो कल्चर है उसको हम समझते हैं, उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उस हमारी जो पास जो एक्सपीरियंस है या जो हमने वहाँ तजर्बा हासिल किया, उससे कोई इस्तेफादा हासिल करने को तैयार नहीं है, और वो जो बहुत ज़्यादा है। 2011 में मैं लास्ट गया था जब वो एक दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिली गजर निकालते हैं वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था, तो फिर हम यहाँ से हम ले गए थे। तो अब मतलब ये है कि रीजनेबली हम समझते हैं। तो अब बात ये है कि आपको जो काम करना है तो उसका जो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, एक चीफ गया तो उसने जो सारा का सारा जो पुराने वाला चीफ काम करके गया था उसको सबसे तौबा की और अपना नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस तरह से DGI चला गया। खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो कियानी को। जमाने में कियानी DGI था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये देके जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च भी ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि आप ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आइंस्टाइन जो है वहाँ के सारे शहरों के बारे में इनके पास इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए वापस अपने आर्थिक बहिष्कार के मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो ये जो आर्थिक बहिष्कार लोगों ने शुरू किया है, अब लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। चिल्ला रहे थे आर्थिक बहिष्कार करने के लिए ये लोग, और आर्थिक बहिष्कार इनका खुद हो गया। अगर हम लोगों ने आर्थिक बहिष्कार शुरू कर दिया, पूरे देश के कोने से अगर आर्थिक बहिष्कार शुरू हो गया, तो इनका जीना हराम हो जाएगा। खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर ये लोग आर्थिक बहिष्कार करते हैं तो उसका भी तोड़ हमारे पास है। सबके सब लोग ट्यूबलेस टायर्स खरीद लेंगे।